Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in today's news analysis. Today we will be explaining 6 articles which had been there in Delhi edition of the Hindus. So which are those 6 articles? Let's see. The first one is bringing Eurasia together. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूरेशिया किसे कहते हैं, why Eurasia is important from India's diplomatic perspective, what were the initiatives that Indian government has been taking over the years to increase its strategic depth in Eurasia. That are the topics which we'll be seeing there. Then second, India-Oman military exercises. So again we'll be seeing कि कौन से टाइप के military exercises होते हैं, which are the important military exercises over the period, which is very crucial from prelims point of view. Then third, PMLA पे हम लोग ने एक detailed video बनाया है, so I'll be referring to that video here. Then fourth, ऑन द रेसिडेंशियल पेपर्स. तो यहाँ पे जो चकमा हजोंग इशू है वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कहाँ पे क्या इशू है, उसका बैकग्राउंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए, दैट ऑल थिंग्स विल बी सीइंग हियर. द फिफ्थ वन इज ऑन कोविन. अगेन कोविन क्या है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे क्या होते हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, दैट ऑल थिंग्स विल बी सीइंग हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट from UPSC's perspective. And the sixth one is again the chief meet the Bhutan king. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंडिया और भूटान का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया और भूटान कैसे ओवर द इयर्स रिलेशनशिप बिल्ड करते आए हैं, वाई भूटान इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, चाइना और इंडिया के बीच में कैसे भूटान ऐड करते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन द लास्ट आर्टिकल. एंड देयर इज अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस. आज से हम लोग एक क्विज ऑफ द डे एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हर दिन हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग आप लोगों को क्विज प्रोवाइड करेंगे एंड वी एक्सपेक्ट यू गाइस टू अटेम्प्ट दोस क्विज इन द कमेंट सेक्शन. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन यूरेशिया. तो अगेन पहले देखते हैं कि यूरेशिया कहाँ पे है फॉर एन जनरल पर्सपेक्टिव. तो व्हाट इज़ यूरेशिया? यूरेशिया इज एशिया प्लस यूरोप. एशिया प्लस यूरोप को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सी. अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, इंडिया की स्ट्रैटेजी अगर आप मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को माने तो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी में इट कम्स इंडो पैसिफिक. जो इंडो पैसिफिक रीजन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैरीटाइम पर्सपेक्टिव, जिसमें आप सुने होंगे क्वाड, जिसमें है क्वाड एंड अ लॉट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑल्सो, जैसे कि जो आपका मलबार एक्सरसाइज है दैट इज़ ऑल्सो सेंट्रिक टू इंडो पैसिफिक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे चाइना का जो हेजिमोनी है वो बढ़ते आया है एंड टू काउंटर द इंक्रीजिंग हेजिमोनी ऑफ चाइना, इंडिया, यूएस, ऑल दोज प्लेयर्स आर कमिंग टू बैलेंस द इंडो पैसिफिक रीजन. तो जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट. वेयर एज अगर कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी में आता है अपना यूरेशिया. दिस रीजन कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी के लिए अपना इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी कि कैसे इंपॉर्टेंट रखता है ये. सो फर्स्ट रिसोर्सेज, यहाँ पे ऑयल है, नेचुरल गैस है और अ लॉट ऑफ मार्केट है. और ये अगर मार्केट, ये ऑयल और नेचुरल गैस अगर हम लोग ले पाए सो वी कुड थ्रस्ट अवर ग्रोथ इन टू द नेक्स्ट लेवल, राइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ. यहाँ पे जैसे मैंने कहा यहाँ पे मार्केट है, इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इसके लिए जो मार्केट चाहिए, इसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए दैट वी कुड सोर्स फ्रॉम दिस रीजन. स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ये जो रीजन है ओवर द ईयर्स कौन कौन प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे रशिया था पहले से ही, अभी रिसेंटली चाइना भी आ गया है यहाँ पे एंड अगेन यूएस इज ट्राइंग टू कम इन टू दिस पिक्चर. US is actually trying to balance Indo-Pacific and Eurasia. और इन दोनों जो कन्वेंशनल प्लेयर्स है उनको बैलेंस करना चाहता है यहाँ के जितने भी कंट्रीज हैं. दे वांट टू बैलेंस रशिया एंड चाइना. और ये जो बैलेंसिंग है यहाँ पे इंडिया कुड ऐड. यहाँ पे अगर इंडिया आ गए तो इंडिया कुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इंडिया कुड ग्रैब द लेवर टू कंट्रोल रशिया एंड चाइना हियर. दैट इज द इंक्रीजिंग स्ट्रैटेजिक डेप्थ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूरेशिया फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव. जहाँ तक टूरिज़्म की बात करें इट्स क्वाइट एविडेंट. टूरिज़्म जितना बढ़ेगा इट इज़ एन एडिशन टू द रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट. सो अगेन टूरिज़्म, फार्मास्यूटिकल, इंडिया कोविड के टाइम से ही, उससे पहले से ही इंडिया इज ट्राइंग टू बी एन फार्मास्यूटिकल हब. और यहाँ पे जो ये मार्केट है दैट कुड बूस्ट द एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया टू बिकम एन फार्मास्यूटिकल हब. और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, जैसे अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आयरन ओर and coal. तो कजाकिस्तान is having a very huge
डिपॉजिट ऑफ आयरन और एंड कोल, और अगर हम लोग उसे वो जो मिनरल रिसोर्सेज उसे हम लोग टैप कर पाए, वी कुड यूज़ इट फॉर आवर बेनिफिट, वी कुड यूज़ इट for our construction industry, and that is necessary for the shift of India into a global power. So that is how important Eurasia is for India. And with that, let's see INSTC. अब यूरेशिया का जो इम्पोर्टेंस है, यूरेशिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे ग्रैब करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ जॉइंड INSTC. INSTC का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट अगेन लेट्स सी कि INSTC क्या है. इट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ये कॉरिडोर है जो कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के बेसिस पे है, जो कि नॉर्थ टू साउथ चलता है. कहाँ से? फ्रॉम मुंबई टू रशिया. नाउ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया तक रेस्ट्रिक्टेड है, इट अगेन एक्सटेंड्स टू होल यूरेशिया. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ हेल्पफुल इन काउंटरिंग द चाइनाज OBOR, चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का. To counter that, this transport corridor could be useful. At the same time, India could have the opportunity, India could grab the opportunity which lies in the Eurasian continent, Eurasian area. Okay, उसका जो opportunity उसे grab करने के लिए this INSTC is very crucial. And with that, let's move to our second article which is on military exercises. अब पहले देखते हैं कि ओमान कहाँ पे है. ओमान कहाँ पे है? ओमान is in this Gulf region. From prelims point of view, what is important is that Oman is sharing its boundary with Arabian Sea. यहाँ पे आपका है Gulf of Masira and यहाँ पे है Gulf of Oman, which is important from prelims point of view. काफ़ी बार map based questions आ जाते हैं. Another thing is military exercises. अब कोई भी country में there are 3 types of military exercises. One is the domestic type, second होता है bilateral and third multilateral. बायलैटरल मतलब कंट्री टू कंट्री, अगर कंट्री ए कंट्री बी के साथ करता है दैट इज़ नोन एज बायलैटरल. एंड मल्टीलैटरल मतलब 3-4 कंट्रीज मिलके, अगर ए बी एंड सी तीनों मिलके या उससे भी ज़्यादा कंट्रीज जब मिलते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज मल्टीलैटरल. तो पहले देखते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस. डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से हैं? वायु शक्ति, विजय प्रहार एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेस आर देयर, जो इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन है, इंटर सर्विस और इंट्रा सर्विस कोऑर्डिनेशन उससे बढ़ाता है. बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात करें, दीज आर द मेजर बायलैटरल एक्सरसाइजेस ओवर द पीरियड. आप देख सकते हैं संप्रीति जो कि बांग्लादेश के साथ है, मित्र शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका करता है, मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, गरुड़ शक्ति एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओमान के साथ जिस बेसिस पे ये आर्टिकल बेस्ड है दैट इज़ अल नज़ा. और यहाँ पे 4 मतलब जो अभी का जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट है दैट इज़ 4. इससे पहले 3 था, 2 था, 1 था, ऐसे बढ़ता है नंबरिंग इसका. एंड विद दैट लेट्स मूव टू आवर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस. मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंट्रीज मिलजुल के एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिम पैक. रिम पैक क्या है? रिम पैक इज रिम ऑफ पैसिफिक. रिम ऑफ पैसिफिक. तो जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो रिम में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके मिलजुल के उनका जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसे कहते हैं रिम पैक. एंड इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, रिमेंबर इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज. यहाँ पे 26 कंट्रीज़ हैं जो कि मिलके ये एक्सरसाइज करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू मलाबार. मलाबार में पहले भी मैंने जिक्र किया है, जो इंडो पैसिफिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे इंडिया, US और जापान पहले से ही थे, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हुआ है. और मलाबार इज़ अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंडियाज़ मैरीटाइम स्ट्रेटजी. कोबरा गोल इज़ एन मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि एशिया पैसिफिक में जितने कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ मिलके कोबरा गोल दे डू. देन वी आर हैविंग संवेदना जो कि साउथ एशियन जो रीजन है वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं दे कम टुगेदर एंड दे डू दिस संवेदना. सो दीज आर द बेसिक multilateral exercises and these are the bilateral exercises which is very important from prelims point of view. With that, let's move to our third article which is on PMLA. Now PMLA पे हम लोग ने डिटेल में हम लोग ने एक वीडियो पहले ही बना चुके हम लोग which was on 28 July. So please refer to that video. वहाँ पे हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, PMLA में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, PMLA में क्या क्या इश्यूज़ हैं. जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग सिंडिकेट्स को कैसे फंड करता है, टेरर सिंडिकेट्स को कैसे फंड करता है, ऑल दिस थिंग्स हैड बीन
covered in detail in that 28 July's video. So you can find the link to that video here and please refer to that video here. Now with that, let's move to our fourth article which is on refugees, जो कि particularly है चकमा हजोंग issue. तो first देखते हैं कि चकमा और हजोंग्स कौन कौन हैं. So which are those people चकमा हजोंग्स? So चकमा and हजोंग्स are basically two tribes. ये नॉर्थ ईस्ट के दो ट्राइब्स हैं. चकमा जो हैं जिनका ट्रेडिशनल अटायर ये है, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट, whereas हजोंग्स की बात करें दे आर ट्रेडिशनली हिंदूज. अगर उनकी रिलीजियस पेयर की बात किया जाए तो हजोंग्स आर हिंदूज whereas चकमास आर बुद्धिस्ट. नाउ अब देखते हैं कि ये जो चकमा हजोंग का इशू चलते आया है वो क्या है. लेट्स सी व्हाट इज दिस चकमा हजोंग इशू. सो जो चकमा हजोंग है दे वर ट्राइब्स हु वर देयर इन दी चित्तगोंग हिल ट्राइब्स, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में था. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से और काफ़ी कुछ रिलीजियस इश्यूज़ के कारण दे मूव टू द लुशा हिल्स जो कि मिज़ोरम में है, और देन फ्रॉम देयर दे मूव टू सुभानश्री, लोहित एंड तिराप. अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यही 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है. एट द सेम टाइम दे आर ऑल सम ऑफ दी चकमास एंड हजोंग्स आर ऑल्सो देयर इन आसाम, बट जो मेजर हैं, मेजर जो सेटलमेंट है वो ये 3 जगह में है. एंड लेट्स सी द बैकग्राउंड क्या है. तो अगेन चकमास जो है दे आर बुद्धिस्ट ट्राइब्स जो कि चित्तगोंग हिल ट्रैक से आए थे, एंड हजोंग जो है दे आर हिंदू ट्राइब्स जो कि मेनलैंड ईस्ट पाकिस्तान से आए थे. ये लोग दे सेटल फर्स्ट इन मिजोरम 1960s के करीब, देन फ्रॉम देयर दे मूव टू नेफा. अब ये नेफा क्या था? इट इज़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहले नेफा कहलाता था. ओके, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे नेफा में सेटल हुए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना. वहाँ के जो स्टेट रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके साथ काफ़ी कुछ इश्यूज चलते हैं. इंडिजिनस लोग का जो इंडिविजुअलिटी है उनमें एक इनसिक्योरिटी है, एंड दैट इज़ वाई दिस चकमा हजोंग इशूज़ आर अगेन राइजिंग. एट द सेम टाइम पॉलिटिकल गैम्बल इज़ ऑल्सो देयर इन टू द प्ले. जैसे कि आप देख सकते हैं 1996 में ही एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था इनके फेवर में. द सेम टाइम 2015 में भी आप देख सकते हैं कि चकमा हजोंग के फेवर में, उनके सिटीजनशिप के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया था. बट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल गैम्बल, बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन द स्टेट, बिकॉज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल वन स्टेक होल्डर इज APSU, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स यूनियन है अरुणाचल प्रदेश का. दे फियर दैट giving citizenship status to Chakma Hajongs can deprive the individuality which they already are having issue with. Okay, जो उनकी individuality है, जो उनकी resources हैं, वो वैसे ही depleting हैं, वैसे ही they are having a stepmotherly, they feel that they are having a stepmotherly approach with the Lutians. इस केस में यहाँ पे चकमा हजोंग्स अगेन वहाँ पे उनको citizenship देना, they are having a fear. And that is the issue with Chakma Hajongs. And इसी issue के कारण, इसी fear के कारण this Chakma Hajong issue have been there in the newspaper over and over again. With that, let's move to our 5th article which is on COVID. अब यहाँ पे first देखते हैं कि COVID क्या है. So, what is COVID? Let's see. COVID is COVID Vaccine Intelligence Network. It was basically an app जो कि एक cloud based IT platform है which was owned by Ministry of Health and Family Welfare. और ये क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है? It provides a real time basis vaccination drive, real time basis information of the vaccination drive in India, and under the One Earth, One Health approach, it was made open source. अब ये क्या है ओपन सोर्स? इसे देखने से पहले मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि कोविन हैड बीन अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया. 50 plus countries have shown interest in कोविन प्लेटफॉर्म. विद दैट लेट्स सी कि ये जो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स है ये क्या फंडा है. लेट्स सी व्हाट इज ओपन सोर्स. अब सॉफ्टवेयर्स में देयर आर 2 टाइप्स. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दिस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं. अब ये क्या है, लेट्स सी दैट. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं, दीज आर दोज कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिनका जो सोर्स है दैट इज ओपन टू द पब्लिक. उनका जो सोर्स होता है वो सॉफ्टवेयर का, वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, दैट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, एंड उसे कहते हैं OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अब क्योंकि ये पब्लिक के लिए ओपन होता है, इसके जो दाम होते हैं ये सब ये कम होता है. फॉर एग्जाम्पल कोविन इज एन एग्जाम्पल. आपको जो फायरफॉक्स है इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स. जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दे आर दो सॉफ्टवेयर जिनका जो सोर्स है
जिनका जो सॉफ्टवेयर का जो कोड है दैट इज़ नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, और इस वजह से दे आर जनरली हाई इन कॉस्ट, काफ़ी हाई रहता है। फॉर एग्जांपल गूगल अर्थ हो गया, आपका एडोब फ्लैश प्लेयर हो गया, ये सब जो है इनका जो कोड है दैट इज़ नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, और इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर है इनका जो कॉस्ट होता है दैट इज़ हाई। विद दैट लेट्स मूव टू आवर 6th आर्टिकल विच इज़ ऑन भूटान। अब अगेन पहले देखते हैं कि भूटान कहाँ पे है। सो भूटान कहाँ पे है? भूटान इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट्स एन माउंटेनियस रीजन, एक काइंड ऑफ सैंडविच है, कहाँ पे? इंडिया और चाइना के बीच में। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान? भूटान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव? लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में है ये, and that is how important it is from India's perspective. It kind of acted as a buffer state from Britishers also. Okay, from the time of Britishers it kind of acted as a buffer state between China and India. Whereas economic significance की बात करें, ये काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन इकोनॉमी का। फॉर एग्जांपल जो 5-year प्लान है भूटान का दैट इज़ इन लाइन विद इंडियाज़ 5-year प्लान। वहाँ पे जो टेलीकॉम में जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं उनके जो नेटवर्क्स हैं वो नेटवर्क्स अगेन इंडियन सैटेलाइट से आते हैं। वहाँ पे जो ज़्यादातर जो रोड स्ट्रक्चर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड जो इंडियन की जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे आउटसोर्स करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट भूटान इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। Whereas if you come at the political perspective, now you know कि जो भूटान है, भूटान कहाँ पे है? चाइना और इंडिया के बीच में। एंड टू हैव स्टेबिलिटी इन भूटान मीन्स इंडिया और चाइना के बीच में स्टेबिलिटी होगा। ओके, अगर भूटान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ही स्टेबल ना रहा तो इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशंस है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे एक और मेंशन, यहाँ पे ये ज़रूरत है हमें ये जानना कि जो भूटान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है। सो भूटान इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अर्थात यहाँ पे एक मोनार्क है, यहाँ पे एक किंग है। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो हैविंग एन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्ले। सो दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम इन भूटान। एंड विद दैट लेट्स सी द डोकलाम इशू। अब डोकलाम इशू भूटान के साथ यहाँ पे जो रिसेंट मीटिंग हुआ था इंडियन आर्मी जनरल और इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं और वहाँ पे जो भूटान किंग है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द डोकलाम इशू। तो अगेन डोकलाम इशू क्या है? डोकलाम कहाँ पे देखते हैं? डोकलाम इज़ इन भूटान। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन प्लेटू जो कि भूटान में है एंड इट इज़ ऑन द ट्राइलैटरल जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया एंड भूटान। इंडिया, चाइना और भूटान के बीचों बीच है ये डोकलाम। नाउ इसका जो बैलेंस है ये कैसे बिगड़ता है? लेट्स सी दैट। तो अगर हम इसे एक पिरामिड के तौर पर देखें, एक ट्राइलैटरल जंक्शन के तौर पे देखें, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे इंडिया है और टॉप में चाइना है। तो इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी पहले से ही, टू बी स्पेसिफिक, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने साइन की थी 1949 में, और उस बेसिस पे लॉट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैव बीन देयर और लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, लॉट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैव बीन देयर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा तौर पे चलते आया है। एट द सेम टाइम भूटान और चाइना के बीच में डोकलाम इशू को लेके 1998 में ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत कोई भी जो कंट्री है वो यूनिलैटरली कोई मेजर्स नहीं लेगा अगेंस्ट द एडवर्सरीज। ओके, अगेंस्ट भूटान या भूटान चाइना के अगेंस्ट कोई यूनिलैटरल एग्रीमेंट वहाँ पे नहीं करे, यूनिलैटरल मेजर्स नहीं लेगा। बट वो एग्रीमेंट को तोड़ते हुए चाइना ने क्या किया? देयर वाज एन buffering, there was a lot of stuffing of military infrastructures in that region. A lot of military infrastructures were built overnight in Doklam और इस वजह से जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। Now you see, भूटान और चाइना का जो एग्रीमेंट है वो बिगड़ने के कारण what caused? It caused a standoff between India and China. तो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट भूटान इज़ फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। और इसीलिए ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स देयर बीन देयर ताकि इंडिया और भूटान की जो रिलेशनशिप है वो चुस्त दुरुस्त रहे। विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। नाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, दिस इज समथिंग विच वी आर स्टार्टेड टुडे और ये हम लोग आज से बरकरार रखेंगे। यहाँ पे हम लोग हर दिन 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आप लोग प्लीज़ उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देखें और इसकी जो सॉल्यूशन है विद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज
टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एशिया एंड इन विच हेमिस्फीयर इट इज़। आपको 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन एशिया जो है उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो कौन से हेमिस्फीयर में है। द सेकेंड इज ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड एज आई टोल्ड कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज ओवर द ईयर्स यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो जो सेकेंड है दैट इज मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको नेम ऑफ द एक्सरसाइज एंड जो पार्टिसिपेंट कंट्री है उसको आपको मैच करना है। सो प्लीज try to attempt these questions. Please try to attempt this question in the comment section, and the solution to these questions have been there in the description. And with that, I hope you have learned a lot from today's analysis. I hope that you would be trying these questions. With that, see you tomorrow. Thank you.